जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म चंद्रेश एकेडमी पे। दोस्तों, आप सभी लोग मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, सर क्लास 11 की केमिस्ट्री कब से स्टार्ट करेंगे, कब से पढ़ाएंगे। तो अब वो घड़ी आ चुकी है। ठीक है, सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, सर आप क्लास 11 की केमिस्ट्री कब से पढ़ाएंगे। बहुत टाइम बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है। तो अब आपके इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं। अब आपका भाई आ चुका है, कम बैक कर चुका है। अब आपकी प्रतिदिन क्लासेस होंगी, डेली क्लासेस होंगी। सिर्फ आपको डेली चंद्रेश एकेडमी पे आना है और अपने वीडियो को देखना है और अपना सिलेबस पूरा करना है। प्यारे बच्चे, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री। ठीक है बच्चे, आज हमारा परिचय है। ठीक है, आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, यानी कि आज पहली क्लास है। आज हम लोग परिचय देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपसे मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। आप अगर हमारी वीडियो देखते हैं, डेली देखते हैं, तो भैया हमारे पढ़ाने के बाद आप हमसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दुनिया का कोई भी पेपर दीजिएगा, अगर ये चैप्टर आएगा, जो चैप्टर मैं पढ़ा दूंगा, उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद कर देंगे, सारे सवाल लगा पाएंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है। विश्वास करके आप अपने भाई से पढ़िए, एक एक क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद कर देंगे। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, यूट्यूब पे यानी कि YT पर ये क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल फ्री क्लासेस। आपको कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री, सब कुछ फ्री। एकदम मारेंगे, धज्जियां उड़ा देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। सिर्फ विश्वास करके वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो प्यारे बच्चे, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समय को बर्बाद नहीं करते हैं। प्यारे बच्चे, ये जो हमारी वीडियो है, ये हिंदी माध्यम के सभी बच्चों के लिए है। हिंदी माध्यम का कोई भी बोर्ड हो, ठीक है, सभी बोर्ड के लिए, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान का बोर्ड हो, सभी बोर्ड के लिए हमारी वीडियो सफिशिएंट है, एकदम इनफ है। समझ रहे कि नहीं? तो आइए प्यारे बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समय को बर्बाद नहीं करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चे, हम लोग सीखते हैं आज का हमारा गोल क्या है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चे, हमारा आज का लक्ष्य है, हमारा जो प्यारे बच्चे आज का लक्ष्य है वो क्या है? परिचय। आज हम लोग प्यारे बच्चों इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, इसके बारे में, चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे, सिलेबस देखेंगे। बेसिकली क्या देखेंगे? सिलेबस पढ़ेंगे। ठीक है, सिलेबस को जानेंगे और कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, कक्षा 10वीं अभी आप लोग पास हुए हैं, नए नए हैं, हम ये मान के चलते हैं कि वहाँ पर बच्चे अच्छे से केमिस्ट्री को कवर नहीं किए हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़े नहीं हैं। केमिस्ट्री के बच्चे सी भी नहीं जानते हैं। अगर आप केमिस्ट्री का सी भी नहीं जानते हैं, तब भी आप खोपड़ी में छेद कर पाएंगे, चाहे वो नीट हो, चाहे जेई हो, सभी दुनिया का कोई एग्जाम हो, सबको धज्जियां उड़ा देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। समझ गए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? परिचय देखेंगे और सिलेबस देखेंगे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। जो बच्चा केमिस्ट्री का सी भी नहीं जानता है, वो भी केमिस्ट्री दौड़ दौड़ के पढ़ेगा, चिल्ला चिल्ला के आंसर देगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कक्षा 10 में जब आप पढ़े थे, कक्षा 9 में आप पढ़े थे, तो वहाँ पर प्यारे बच्चे क्या होता था? विज्ञान की एक ही किताब होती थी। क्या होती थी? जरा ध्यान से देखेंगे इधर। विज्ञान की आपकी एक ही किताब होती थी। ठीक है, इस विज्ञान में आपके तीनों होते थे, फिजिक्स भी होता था, केमिस्ट्री भी होता था, और बेटा आपका क्या होता था? बायोलॉजी भी होता था। एक ही बुक में तीनों सब्जेक्ट हो जाते थे। लेकिन प्यारे बच्चे, अब आपका सिलेबस अलग हो चुका है। फिजिक्स अलग पढ़ना है, केमिस्ट्री अलग, बायोलॉजी अलग। समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है सर, तो आइए सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ध्यान से देखेंगे, केमिस्ट्री बच्चे 3 पार्टों में बटी है। यानी कि जो केमिस्ट्री रसायन विज्ञान आप पढ़ते आए हैं कक्षा 10 में, वो 3 भागों में बटी हुई है। पहला कौन सा है बेटा? फिजिकल केमिस्ट्री। कौन सा है? पहला होता है बेटा फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक रसायन। क्या बोलते हैं? भौतिक रसायन। ठीक है, और बेटा दूसरा आपका होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और बेटा तीसरा आपका क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हिंदी में भी मैं बता रहा हूं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है बेटा, ध्यान से देखेंगे, जो आपकी रसायन विज्ञान है, केमिस्ट्री है, वो 3 भागों में बटी है। पहली है भौतिक रसायन। ठीक है, लिख लेना, भौतिक रसायन। और ये क्या है? अकार्बनिक रसायन। और यह है कार्बनिक रसायन। यानी कि केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सर भौतिक रसायन क्या होता है? फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है? प्यारे बच्चे, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको फिजिक्स के कुछ रूल पढ़ने होते हैं, मैथ पढ़ने होते हैं,
और बेटा केमिस्ट्री तो पढ़ना ही होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भौतिक रसायन है, फिजिकल केमिस्ट्री है, इसमें आपके तीनों हो जाते हैं, फिजिक्स मैथ बायोलॉजी, सॉरी फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री तीनों हो जाते हैं, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है बेटा, न्यूमेरिकल्स पे फोकस किया जाता है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स लगाने होते हैं जैसे हम लोग मैथ में लगाते हैं, ठीक है, सवाल लगाने होते हैं बेसिकली, गांव की भाषा में बोले तो, ठीक है सर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है बेटा, थ्योरी होता है, क्या होता है, थ्योरी होता है, कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको याद करने होते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं नहीं, फैक्ट वाइज चीज़ें होती हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, इसमें रिएक्शन होते हैं, क्या होते हैं बेटा, रिएक्शंस के बारे में आपको पढ़ना है, रासायनिक अपक्रियाओं के बारे में पढ़ना है। जैसे आपने कक्षा 10 में चौथा चैप्टर पढ़ा नहीं था, कार्बन एवं उसके यौगिक, उस प्रकार के चैप्टर इसमें आते हैं, उसके आगे की कहानी यहाँ पे है। तो आप समझ पा रहे हैं, केमिस्ट्री में 3 चीज़ें हो गई, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इन सभी चीज़ों को आपको पढ़ना है, ठीक है बच्चे, इसी का पूरा कॉम्बिनेशन है। क्या आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं? सर हम इतनी चीज़ समझ गए हैं कि केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब प्यारे बच्चे, अगर इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर ना सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है सर। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको मैं सिलेबस बताता हूँ, क्योंकि बेटा पढ़ने से पहले हमको सिलेबस पता होना चाहिए। अगर सिलेबस हमको नहीं पता होगा तो फिर हम कैसे जानेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं सबसे पहले अपने प्यारे बच्चों को सिलेबस बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो आपको कहीं पर भी जाना हो तो आपकी मंजिल और लक्ष्य आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो फिर आप कैसे काम करेंगे, सही बात है कि नहीं। इसलिए पढ़ाई करने से पहले समय बर्बाद इसको नहीं समझते हैं, ठीक है बेटा, क्योंकि आज पहली क्लास है तो परिचय ही है ना, परिचय समझेंगे, आप हमारे बारे में समझिए, ठीक है, थोड़ा सा आप भी हमसे फैमिलियर हो जाइए, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा। जो आपका कक्षा 11 का सिलेबस है, ठीक है, जो आपका 11th का सिलेबस है बेटा, क्या है, पहला क्या है, पहला चैप्टर आपका रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत अवधारणा है, जिसको मोल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, ठीक है, मोल वाला चैप्टर। इसमें न्यूमेरिकल्स अच्छे होती हैं, बहुत सारे लोग न्यूमेरिकल्स नहीं कराते हैं, थ्योरी करा के निकल जाते हैं, तो आप अपनी वीडियो देखिएगा, एक एक न्यूमेरिकल की खोपड़ी में छेद कर देंगे, सब कुछ आएगा, तुम्हारा भाई खड़ा है, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन लेने का नहीं, सिर्फ टेंशन देने का, ठीक है सर। अब ध्यान से देखेंगे, दूसरा चैप्टर क्या है, परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है सर। तीसरा चैप्टर क्या है बेटा, तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता, तीसरा चैप्टर हो गया बेटा। चौथा चैप्टर क्या है, रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना। पांचवा चैप्टर क्या है, ऊष्मागतिकी। छठा क्या है, साम्यावस्था। सातवां क्या है, अपचयन यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है सर। अगला क्या है, कार्बनिक रसायन, ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है सर। अगला क्या है, हाइड्रोकार्बन। यही 9 चैप्टर की लड़ाई है। कौन चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड में कितने नंबर का है, ये भी यहाँ पे लिखा है। पहला चैप्टर 7 नंबर, 8 नंबर, आप देख सकते हैं, टोटल 70 नंबर, ठीक है, इस तरह से आपका दिया है। ये यूपी बोर्ड के ऑफिशियल साइट से मैंने इसको डाउनलोड किया है, ठीक है प्यारे बच्चे। अब हमें सिलेबस पता चल चुका है। क्या पता चल चुका है बेटा, सिलेबस। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, कमेंट में कर दो, यस सर, एक प्यारा सा कमेंट कर दो, ठीक है। ये वीडियो रिकॉर्डेड है, आपको दी जा रही है, आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाएंगे तो मैं लाइव भी लेकर आऊँगा। और कितने बजे लाइव क्लास लानी है सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा ज़रा, तो फिर मैं उसी हिसाब से लाइव क्लास लेके आऊँगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे प्यारे बच्चे सभी रसगुल्ले इस बात को समझ रहे हैं, अरे बोलो यार, ठीक है सर। चलो आगे आते हैं बेटा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेंशन नहीं लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे आपके सामने एक चाचा दिखाई दे रहे हैं। ये चाचा अभी फिलहाल जिंदा तो नहीं है, कब्रिस्तान में चले गए हैं, लेकिन आइए इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। बेटा इन्हें बोला जाता है केमिस्ट्री के पिताजी, क्या बोला जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चे, फादर ऑफ केमिस्ट्री। नाम क्या है, एंटोइन लेवोसियर। नाम क्या है बेटा, एंटोइन लेवोसियर। दिखाई दे रहे हैं ना चाचा, चाचा, ये है चाचा। कौन है बेटा, चाचा, जो भी निपट चुके हैं, ठीक है, यही है केमिस्ट्री के पिता। देख रहे हो क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है सर। चलो आगे आते हैं। अब ध्यान से देखना बेटा, इतनी चीज समझ गए, अगर इतनी चीज समझ गए तो तुम्हें ये चीज भी आनी चाहिए। तुम सीधे चैप्टर पढ़ने लगते हो, सर गुरुजी रूल पढ़ा दो, रूल पढ़ा दो। अबे पहले ये भी तो आना चाहिए ना। अगर केमिस्ट्री पढ़ना है, अरे केमिस्ट्री पढ़ना है, इसके जैसा कुछ करना है, इससे थोड़ा भी करना है, तो तुम्हें क्या आना चाहिए, तुमको बेसिक पता होना चाहिए। अगर बेसिक केमिस्ट्री नहीं आती तो फिर कैसे पढ़ोगे भाई, आएगा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं, तुमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और बेसिक तुमको आता ही नहीं, तो तुम कैसे करोगे यार। तो उसके लिए जय सर है, टेंशन लेने का नहीं, सिर्फ देने का।
देखो बेसिक पढ़ना है, जैसा कि मैंने बताया था कि तुम केमिस्ट्री का सी भी नहीं जानते तब भी तुम्हारा भाई सिखाएगा। बेसिक पढ़ना है, जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान दो, फॉलो करो, ठीक है, सारी चीज़ें आ जाएंगी, तुम टेंशन ना लो। अब देखो बेटा, सबसे पहले आपको ये तत्व याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए बेटा? तत्व। तत्व याद होने चाहिए, ठीक है, और परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए, और बेटा कुछ का परमाणु भार भी याद होना चाहिए, ठीक है, परमाणु भार भी याद होना चाहिए। कक्षा 9 में मास्टर साहब याद करवाए होंगे, मैडम लोग, ठीक है, मैडम लोग पढ़ाती होंगे ना स्कूल में। हाँ गुरु, मन तो लगता होगा, ठीक है। तो परमाणु भार तुमको याद करना है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें याद करनी है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ किस प्रकार से याद करनी है। बेटा सबसे पहले इधर परमाणु क्रमांक लिखा है। ये क्या है? एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है बच्चों? परमाणु क्रमांक। क्या होता है? परमाणु क्रमांक, ठीक है। और बेटा ये क्या है? तत्व। एलिमेंट का मतलब क्या है? तत्व। ये सिंबल है यानी कि प्रतीक है, ठीक है, जिसको चिन्ह बोलते हैं। अब बेटा ये क्या है? परमाणु भार यानी कि द्रव्यमान संख्या, है ना। परमाणु भार ये राउंड फिगर में है, पॉइंट में नहीं याद करना है, परमाणु भार है। बेटा आपको 1 से लेके 30 तक तो याद करने हैं। कितने? 1 से लेके 30 तक के तत्व याद करने। यहाँ पे 15 तक लिखे हैं, 15 आप और याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं लगा दूंगा, उसको भी याद कर लेंगे। पहले दिन आप 15 ही याद करें, ठीक है सर। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H होता है। परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है। सॉरी, परमाणु क्रमांक कितना? 1 होता है। परमाणु भार भी 1 होता है, ठीक है। इस तरह से जैसे मैं बोलूँ कार्बन, तो बेटा कार्बन ये लिखा है, तो कार्बन का प्रतीक क्या होता है सर? C होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है सर? 6 होता है। परमाणु भार कितना होता है सर? 12 होता है। मतलब इतना याद होना चाहिए, देख लो सबका उतना लिखा है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ ऑक्सीजन का 8 होता है, इधर 16 होता है। ऑक्सीजन को लिखते कैसे हैं? O से हैं। अगर मैं कहूँ, ठीक है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 7 परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु भार 14 होता है। अगर मैं कहूँ फास्फोरस, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है, P से लिखते हैं, ठीक है। और परमाणु भार कितना होता है? 31 होता है। बेटा ये याद होना चाहिए, ठीक है, ये याद होना चाहिए। आप इसके साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, ठीक है। ये पूरी PDF, ये जो PDF है, ठीक है, क्लास की पूरी PDF मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना सब लोग, ठीक है, डाउनलोड कर लेना। ओके सर, बिल्कुल सही बात है, समझ में आ रहा है। चलिए थोड़ा सा आगे आते, ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो इस तरह से आप लोग 1 से लेकर 30 तक के तत्वों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। यही केमिस्ट्री की EBCD है। और तुम अगर इतना याद करके ना मेरे ऊपर एहसान लाद दो, फिर सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है। तुम सुनते जाओ, बस सिर्फ सुनते जाओ, ठीक है सर। अब यार देखो, अगर इतना चीज़ तुम पढ़ लिए हो, देखो सब चीज़ यहाँ पर लिखा है, इतना याद कर लोगे, और कुछ बच्चों को याद भी होगा, तो मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से कुछ बेसिक चीज़ें और बताता हूँ, ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कितने देर की वीडियो हो जाएगी? लगभग, ठीक है, कोई बात नहीं, लगभग 15 से 20 मिनट की वीडियो इनफ है, पर्याप्त है आपके लिए, ठीक है। आइए सबसे पहले बेसिक चीज़ पढ़ते हैं। इन लोगों को शांत करो, नॉइस क्या कर रहे हैं इतना आवाज़? बेटा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। स्टूडियो में है, घर पे, ठीक है, बच्चे शोर कर रहे हैं, आपके यहाँ भी चिल्लाते होंगे, है ना। ओके चिंटू पिंटू, देखो बेटा केमिस्ट्री की EBCD, केमिस्ट्री की ABCD, ठीक है। आइए इसको शुरू करते हैं। बेटा सबसे पहली चीज आपको क्या आना चाहिए? जो बेसिक चीजें हैं, ठीक है, वो क्या होना चाहिए बेटा? आपको तत्व का परमाणु क्रमांक याद कर लेंगे, उसके बाद, ठीक है, जो दिए हैं, इलेक्ट्रॉन निकालना आना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना आना चाहिए। तो यानी कि हमारा पहला टॉपिक क्या है आज का? छोटा सा इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना। तो आइए इलेक्ट्रॉन ज्ञात करते हैं। किस तरह से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई उदासीन परमाणु है, क्या है बेटा? कोई उदासीन परमाणु है, ठीक है। किसी उदासीन परमाणु में सबसे पहले किसमें निकालेंगे? किसी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकालेंगे, ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उदासीन, देखो परमाणु बेटा दो तरीके के होते हैं, ध्यान से देखेंगे। जो आपका परमाणु होता है बेटा दो तरीके से हो रहा है। पहला है एक उदासीन, और बेटा दूसरा क्या है? आवेश वाले, ठीक है। उदासीन का मतलब क्या है? ना तो इस पे धन आवेश है ना ही ऋण आवेश है। बेटा उदासीन का मतलब क्या है? ना तो धन आवेश है और ना ही बेटा ऋण आवेश है। समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसको उदासीन बोलेंगे। अब बेटा आवेश वाले दो होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, ठीक है। और केमिस्ट्री में धन आवेश को बेटा कैटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटायन। ये छोटे छोटे शब्द तुमको एकदम बहुत
बेहतरीन तरीके से तैयार करा देंगे। इसलिए छोटे छोटे शब्दों पे ध्यान दो, ठीक है बेटा। केमिस्ट्री में प्लस वाले को क्या बोलते हैं? कैटायन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मैं स्पेलिंग और अच्छे से लिखता हूं, कैटायन बोलते हैं। और बेटा नेगेटिव वालों को क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं। अरे बोल यार, क्या बोलेंगे? एनायन बोलेंगे। क्या इतनी बात हमारे बच्चों को समझ में आ रही है क्या? अरे कमेंट कर दो यार। पॉजिटिव वाले को कैटायन बोलेंगे और नेगेटिव वाले को क्या बोलेंगे? एनायन बोलेंगे। ठीक है सर। अब देखिए हम लोग जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने वाले हैं वो किसमें निकालेंगे? उदासीन परमाणु में। किसमें निकालेंगे? उदासीन, जिसपे कोई चार्ज नहीं है। इसमें अलग रूल होता है, उसको हम अलग से सीखेंगे। ठीक है सर। देखो यार, उदासीन परमाणु में किसी परमाणु का जितना परमाणु क्रमांक होता है बेटा, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं बेटा? उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतना ही उसमें प्रोटॉन होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं किसी भी उदासीन परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। ठीक है, परमाणु क्रमांक जितना होगा उतना इलेक्ट्रॉन होंगे, उतना प्रोटॉन होंगे। परमाणु क्रमांक जितना होगा उतना इलेक्ट्रॉन होंगे, उतना प्रोटॉन होंगे। यानी कि तीनों चीज इक्वल होता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ रहे हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे भाई ये क्या हो गया ऐसे? ठीक है भाई, समझ रहे हो हमारी बात? ठीक है सर। तो जितना प्रोटॉन हो, जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। सर क्वेश्चन करिए तो अच्छा लगेगा। आइए ध्यान दीजिएगा, मैं इसी को कॉपी कर देता हूं 2 बारी। ठीक है, आ जाओ बेटा। अबे क्या हो रही है ये मेरे साथ? देखो मैं यहीं पे क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है? ध्यान से देखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन कैसे कराते हैं? जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमको सोडियम में इलेक्ट्रॉन निकालना है और हमको क्या निकालना है बेटा? प्रोटॉन निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे निकालेंगे? एक बात बताओ बेटा, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सर 11 होता है। सर हमको नहीं याद है। तो ये देखो, अभी मैंने यहाँ पे बताया नहीं था आपको, सोडियम ये है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। परमाणु क्रमांक पता चल चुका तो हम इलेक्ट्रॉन भी निकाल लेंगे। यानी कि जितना परमाणु क्रमांक होता उतना उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु क्रमांक 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी 11 हो जाएंगे, और जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन होता है। तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या? सर बिल्कुल आ गई। इसी तरह मैं एक एग्जाम्पल और करवा देता हूँ अपने बच्चों को। जैसे मैं इधर लिख देता हूँ मैग्नीशियम। क्या लिखता हूँ? या चलो मैं एल्युमिनियम लिखता हूँ। ठीक है, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सर 13 होता है। तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? कमेंट कर दो बेटा। और प्रोटॉन कितने आएंगे? कमेंट कर दो। ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है, हेल्प क्या कर रहा हूँ? इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? सर 13 होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन 13 हो जाएगा, प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा? सर 13 हो जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकाल लेंगे किसी भी परमाणु में। ठीक है सर, उदासीन परमाणु में। ठीक है सर। सर अगर बता दीजिए हमें, अगर कैटायन आ गया तो, धन आवेश और ऋण आवेश वाले आ गए तो उसमें कैसे निकालेंगे? तो जरा ध्यान से देखेंगे बेटा, जरा ध्यान से देखेंगे। अब आओ यार, अब जरा ध्यान से देखेंगे। अब मान लीजिए बेटा आवेशित परमाणु आ गया। ठीक है, मान लीजिए कोई आवेश वाला परमाणु आ गया। ठीक है, आपके पास क्या आ गया? कोई आवेश वाला परमाणु आ गया। ठीक है, जिसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है और क्या है? निगेटिव चार्ज है। हम सब लोग जानते हैं अभी कि पॉजिटिव वाले को हम क्या बोले थे? सर कैटायन बोले थे। और सर निगेटिव वाले को क्या बोले थे? सर एनायन बोले थे। अगर कैटायन और एनायन आ गया तो वहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन? तो बेटा याद रखेंगे, किसी भी परमाणु पे प्लस का चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है? कम हो गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कैटायन वाला पहले ले लेते हैं। अगर मान लीजिए प्लस वाले में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना है तो जैसे देखिए Na+ है। क्या है बेटा? Na+। अब Na+ से मुझे क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन निकालना है, प्रोटॉन निकालना है। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन निकालना है और क्या निकालना है बेटा? प्रोटॉन निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे निकालेंगे? तो बेटा देखो, किसी भी परमाणु पर अगर प्लस का चार्ज आता है इसका मतलब ये है इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। जितना प्लस का चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। ठीक है सर। अगर देखो सोडियम अकेले में अगर मुझे Na+ में निकालना है तो बच्चे हमें क्या आना चाहिए? Na में। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? सर इसमें 11 आएंगे। प्रोटॉन कितने आएंगे? सर 11 आएंगे।
लेकिन सर एक प्लस आ गया है, एक प्लस का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे तब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे सर, 10 हो जाएंगे। प्रोटॉन कितने होंगे सर, प्रोटॉन 11 के 11 ही रहेंगे। किसी भी परमाणु में सिर्फ इलेक्ट्रॉन को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, प्रोटॉन कभी नहीं बदलता। प्रोटॉन हमेशा, क्या बेटा लिख लो, प्रोटॉन हमेशा परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। प्रोटॉन हमेशा परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, ठीक है सर, नेवर चेंज। प्रोटॉन नहीं चेंज होता, वो तो नहीं रहता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा हो जाते हैं। आपके मन में सवाल आएगा, सर इलेक्ट्रॉन प्लस का मतलब तो बढ़ना चाहिए, कम कैसे हो गया? मैं सब कुछ बताऊंगा, टेंशन ना लो। अगले टॉपिक में तुम्हें ये भी सिखा दूंगा कि कैसे कम हो रहा है, ठीक है। वो प्लस वाला चार्ज, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन ना लो। अभी इतना समझो, प्लस का चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गया, ठीक है सर। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ आपको, और उसको भी करवाता हूँ। जैसे मैं कह दूँ Mg+2, अब मान लो आपको Mg+2 में निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन है। तो बेटा जरा ध्यान से देखेंगे, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है और क्या निकालना है, प्रोटॉन निकालना है। तो जरा ध्यान से देखेंगे बेटा, देखो Mg+2 में जाने से पहले आपको Mg के बारे में पता होना चाहिए। Mg का परमाणु क्रमांक 12 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 12 आते हैं। प्रोटॉन कितने आते हैं सर, 12 आते हैं। और 2 का चार्ज का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। प्रोटॉन तो सर कभी बदलता ही नहीं, 12 का 12 ही रहेगा। कुछ इस प्रकार से आपको निकालना है। एक एग्जाम्पल और मैं करवा देता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। जैसे मैं अगला एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से। जैसे मान लो Al+3 में निकालना है, ठीक है। Al+3 में हमको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकालना है। तो बेटा Al+3 में कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन और क्या निकालना है, प्रोटॉन। कैसे निकालेंगे सर, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन हमारा कितना हो जाएगा सर, इलेक्ट्रॉन हमारा हो जाएगा 10, प्रोटॉन हमारा 13 ही रहेगा, नेवर चेंज, ठीक है। इस तरह से चीज़ों को हम लोग निकाल लेते हैं। अब बेटा सपोज करिए आपके पास एनायन आ गया। अब एक कमेंट कर दो, इतनी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? बहुत बड़ी तो वीडियो नहीं होगी, ठीक है ठीक है, बस थोड़ा सा, मैं इसके बाद वीडियो बंद करूंगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखेंगे, इतनी चीज़ समझ में आ गई ना, ठीक है सर। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब एनायन वाले को समझते हैं। किसको समझते हैं, एनायन वाले को, निगेटिव वाले को। ये चीज़ें जो कैसे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कैसे प्लस आ रहा है, किसी भी परमाणु पे प्लस का चार्ज कब आता है, माइनस का चार्ज कब आता है, सब कुछ बताएंगे, टेंशन ना लो। सारी चीज़ें बताएंगे, सबकी खोपड़ी में छेद कर देंगे। तुम्हारा भाई है तो टेंशन काहे लेते हो। अब जरा ध्यान से देखेंगे, अगर मान लो भाई मुझे प्लस वाले में निकालना हो, किसमें निकालना हो, प्लस वाले में निकालना हो, तो हम लोग कैसे करेंगे? अरे बेटा प्लस वाले में निकालना होगा तो हम कैसे करेंगे, मैं इसको मिटा के तुमको बताता हूँ, ठीक है। प्लस वाले में कैसे निकालेंगे, ठीक है, प्लस वाले में कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से। सॉरी, प्लस वाले में तो बता दिया, निगेटिव वाले में है ना, निगेटिव वाले में कैसे निकालेंगे, प्लस वाला तो हो गया है। सपोज करिए आपके पास क्या आ गया, निगेटिव का कोई चार्ज आ गया, कोई परमाणु आ गया, ठीक है। निगेटिव में जैसे Cl- आ गया। अब बेटा निगेटिव का मतलब हमेशा ये होता है, निगेटिव का मतलब ये होता है, निगेटिव का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। क्या मतलब, निगेटिव चार्ज का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, मतलब जुड़ा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। इतनी बात समझ में आई। जैसे मैं कह दूं Cl- में इलेक्ट्रॉन बताना है, तो सर आइए इलेक्ट्रॉन भी निकालते हैं और प्रोटॉन भी निकालते हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो परिवर्तित होता है, इलेक्ट्रॉन चेंज होता है, लेकिन प्रोटॉन उतना ही रहता है जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है। सर हम सब लोग भली भांति जानते हैं। तो बेटा Cl का मतलब देखो, निगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, जितना निगेटिव चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। यानी कि पहले क्लोरीन की औकात कितनी थी, 17 इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। तो इलेक्ट्रॉन भी 17 होते हैं, प्रोटॉन भी 17 होते हैं। लेकिन माइनस लग गया है, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है, तो 17 में एक जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 18। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18। लेकिन प्रोटॉन 17 ही रहेगा, जितना परमाणु क्रमांक है। प्रोटॉन कभी नहीं बदलता, उतना ही रहेगा, ठीक है सर। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, आपको करवाता हूँ, इधर देखो। जैसे मैं लिख लेता हूँ N-3, नाइट्रोजन -3 पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकालना है। तो यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने चलेंगे तो सर क्या हो जाएगा, कमेंट कर दो फटाक से बेटा। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भैया, पर नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है सर, 7 होता है। -3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आ गया है, ठीक है। तो यानी कि 7 में 3 जोड़ देंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। प्रोटॉन सर 7 ही रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन नेवर चेंज, नहीं बदलता है। बात समझ में आ रही है सर? बिल्कुल समझ में आ रही है।
अब यार देखो, हम लोग जो है ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना सीख गए। अब मुझे लगता है एक बेसिक टॉपिक और बच रहा है, परमाणु की संरचना कैसे बनाते हैं, उसको भी बनाना सीख लेते हैं आज की ही वीडियो में। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से मैं ना आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है, सिलेबस की चीज़ें पढ़ाऊंगा। ये बेसिक चीज़ें ये आनी चाहिए, अगर ये भी नहीं आता तब भी आप केमिस्ट्री में कुछ कर नहीं पाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाएंगे, समझ रहे कि नहीं। इसलिए आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है सर। अब जरा ध्यान से देखेंगे। और सबसे बड़ी चीज़, किसी यूट्यूब चैनल पे ये चीज़ें पढ़ी भी नहीं है, जाके ढूंढ लो, ठीक है, पढ़ाया भी नहीं गया है, सब सीधे चैप्टर पढ़ाने लगते हैं। अच्छा सर, ओके, कोई बात नहीं। अब जरा ध्यान से देखेंगे। थोड़ी देर ठहरो ना, अरे बच्चों थोड़ी देर और ठहरो, क्या दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना सीख गए, न्यूट्रॉन किसी दिन में अलग से सिखा दूंगा, ठीक है, ठीक है सर। अब देखो एक टॉपिक और बेसिक आपका है, पहला बेसिक तो हम पढ़ लिए, दूसरा क्या है, परमाणु की संरचना आनी चाहिए, ठीक है, परमाणु की संरचना बनानी आनी चाहिए, परमाणु की संरचना बनानी सभी को आनी चाहिए, ठीक है बेटा। अगर परमाणु की संरचना बनानी नहीं आती तब भी आपको समस्या हो जाएगी, ठीक है, ठीक है सर। परमाणु की संरचना कैसे बनाते हैं बेटा, जरा ध्यान से देखेंगे। परमाणु की संरचना बनाने के लिए कुछ चीज़ों की जरूरत होती है, ठीक है। अबे तुमको भी जीवन जीने के लिए कुछ चीज़ों की जरूरत होती है कि नहीं? जैसे उसकी जरूरत होती है, किसकी सर? उसकी। जैसे देखो, सबसे पहले बेटा क्या बनाते हैं, नाभिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? किसी भी परमाणु की संरचना बनाने के लिए नाभिक बनाते हैं, कक्षा 9 में पढ़े होगे तुम लोग। उसके बाद क्या बनाते हैं बेटा, कक्षक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कक्षक, जिसको ऑर्बिट बोलते हैं इंग्लिश में, ऑर्बिटल बोलते हैं ना। और बेटा अगला क्या है, इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक है। इन कक्षकों में क्या भरते हैं, इलेक्ट्रॉन। अगर ये तीन चीज़ों के बारे में जानकारी है तो आप किसी भी परमाणु की संरचना बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कार्बन की संरचना बनानी है, किसकी बनानी है सर? हमको कार्बन की संरचना बनानी है। तो बेटा अभी कार्बन के बारे में हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। कार्बन का प्रतीक C होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, परमाणु भार 12 होता है। कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सर? 6 होते हैं। क्यों? क्योंकि सर परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे सर? अभी आप पढ़ा के आ रहे हैं सर, इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। और प्रोटॉन कितने आएंगे सर? 6 होते हैं, ठीक है सर। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ के आ चुके हैं पीछे अभी, ठीक है, अभी मैंने तुरंत ही आपको बताया, ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब थोड़ा सा और आगे देखेंगे। अगर मान लो इसकी मुझे संरचना बनानी है तो सबसे पहले हम प्लस खींचेंगे। क्या खींचेंगे? प्लस। देखो यहाँ पे जो नाभिक बनता है, नाभिक कैसे बनता है, एक प्लस खींच के एक गोला खींच देंगे तो ये नाभिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाभिक हो जाएगा। बेटा आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, याद रखेंगे। किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और बेटा कक्षक में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। कक्षक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और कक्षक बनती कैसे है सर? गोला से। इस तरह से गोले खींचेंगे तो क्या बनेगी? कक्षक बनेगी, ठीक है। पहली कक्षक, दूसरी इस तरह से, ठीक है सर। और इन कक्षकों में निवास कौन करता है सर? इलेक्ट्रॉन निवास करता है। देखो ये कक्षक है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पे नाभिक होगा, एक गोला खींच देंगे तो कुल मिला के देखिए, हमने प्लस खींचा एक गोला तो ये आपका क्या हो गया? नाभिक हो गया। क्या हो गया? नाभिक हो गया, ठीक है। अब पहली कक्षक खींचेंगे, ये पहली कक्षक हो गई, ये दूसरी कक्षक हो गई, ये तीसरी कक्षक हो गई। इस तरह से कक्षक बनती है, ठीक है बेटा। पहले वाला जो गोला होगा और प्लस होगा इसी को नाभिक बोलेंगे, ठीक है। पहला वाला जो गोला और प्लस है इसी को क्या बोलेंगे? नाभिक। और बेटा नाभिक में कौन है? अभी चिल्ला चिल्ला के बताए हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है सर। नाभिक में कौन है? प्रोटॉन और सर न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करता है, ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नाभिक में कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है सर, ओके। अब बेटा देखो कार्बन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। इन 6 इलेक्ट्रॉन को इन कक्षकों में भरना है। पहली कक्षक ये है, दूसरी कक्षक है, तीसरी कक्षक है, इस तरह से चौथी, पांचवी, छठवीं डॉट 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 कक्षक आपकी बनती जाएगी। इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरना है। तो बेटा एक नियम होता है कि पहली कक्षक में हम लोग 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। देखो बेटा मान लो कोई परमाणु है, ठीक, इधर देखो, मैं आपको बना के दिखाता हूँ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। ये आपका नाभिक हो गया, फिर पहली कक्षक हो गई, अबे हटना, पहली कक्षक, फिर दूसरी कक्षक, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ से तीसरी कक्षक, ठीक, चौथी कक्षक। ऐसे मैं थोड़ा डिजाइन में बनाता हूँ तो आपको अच्छा लगेगा। चौथी कक्षक इस तरह से। अब बेटा देखो एक नियम होता है, पहला गोला प्लस वाला क्या है? नाभिक है, बाकी ये पहली कक्षक, दूसरी कक्षक, तीसरी, चौथी,
यार याद रखना, जो पहली कक्षक होती है, पहली कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी वाले में सर 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। और तीसरी वाले में सर 18, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं तीसरी कक्षक में। सर कैसे? एक रूल होता है, आगे आप पढ़ेंगे, 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर क्या होता है? एक रूल होता है कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का एक नियम होता है। ठीक है, आप पढ़े होंगे। n क्या है? कक्षकों की संख्या। n क्या है बेटा? n जो है कक्षकों की संख्या है, कि किस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, कक्षकों की संख्या है। सपोज करिए बेटा आपकी पहली कक्षक है, पहली कक्षक में हमको पता करना है कितने इलेक्ट्रॉन भरना है, तो पहली कक्षक के लिए n का मान कितना आएगा सर? 1 आएगा। ठीक है, पहली कक्षक में n का मान कितना आएगा सर? 1 आएगा। मान लीजिए इसमें हमको इलेक्ट्रॉन भरना है, तो क्या करेंगे? 2 इंटू में 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो कितना आएगा सर? 2 आएगा। ठीक है, यानी कि पहली कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह दूसरी कक्षक में निकालना है, तो यानी इक्वल टू 2 करेंगे, 2 इंटू में 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा सर? 8 आएगा। इस तरह से हम लोग रूल निकालते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पे हमें पहली कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरना है। ठीक है, कार्बन के लिए क्या करना है? पहली कक्षक में हमको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन भरना है। तो मैं इसको मिटा के बनाऊँ क्या? ठीक है सर। ठीक है, अब आओ यार, मान लो पहली कक्षक में मुझे इलेक्ट्रॉन भरना है, तो बेटा पहली कक्षक ये है, पहली कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं सर? 2 इलेक्ट्रॉन। तो चलो मैंने 2 बना दिए। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास कार्बन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे सर? 6 थे। 2 भर दिए, बचे कितने? 4। और दूसरी वाले में कितने भर सकते हो? 8। तो सर 4 इसमें भर देते हैं, 1 2 3 4 भर दिए, बाकी सब मिटा दो, क्या ही दिक्कत है। चलो मैं फिर से मिटा के ही बना देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जरा देखो इधर, कार्बन के लिए बनाना है, सबसे पहले नाभिक बना दिए, पहली कक्षक फिर दूसरी कक्षक। सर पहली कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। तुम्हारे पास टोटल कितने हैं? 6। अब 4 बचे, 1 2 3 4। इसमें कितने भर सकते थे? 8, लेकिन 4 ही भरे हो। ठीक है सर, यही क्या है? कार्बन की संरचना है। बोलो यार, क्या इतनी बात समझ में आई? सर बिल्कुल समझ में आ गई। अब मान लो मुझे कार्बन के अलावा किसी और का बनाना है, मान लो मुझे ऑक्सीजन का बनाना है, तो ऑक्सीजन का कैसे बनाएंगे सर? कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले नाभिक बनाएंगे, नाभिक के चारों ओर कक्षक बनाएंगे। पहली कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन बनाएंगे सर? 2। कमेंट कर दो, कार्बन में, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर? ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले में 2 भर दिए, तो दूसरे में कितने भरोगे? 6। और दूसरे में भर कितने सकते हो? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, सॉरी 6 भरने थे। ठीक है, 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से भर सकते हैं। बेटा देखो, अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं देखता हूँ वीडियो कितनी देर की हो जा रही है, आधा घंटे की हो गई है। अब कहो तो 2-3 मिनट और लगेगा। मैं एक चीज़ और बता दूँ, वैलेंसी संयोजकता बता दूँ। ठीक है, 2 मिनट लगेगा, क्योंकि इतनी सारी बेसिक चीज़ें आपको एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगी। और यकीन मानो भाई, खोपड़ी में छेद कर दोगे। ठीक है, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है सर, तो बेटा सब लोग इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेना। मैंने बता दिया, तुमको नहीं समझ में आया तो वीडियो बार बार देखना, बना लोगे। ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब बेटा देखो, एक नियम होता है अष्टक का नियम। क्या होता है बेटा? अष्टक का नियम। ठीक है, अष्टक का नियम क्या कहता है? इसको आपको कक्षा 10 में आपके गुरुजी पढ़ाए होंगे। ठीक है, जो हमसे पढ़ा होगा वो तो जानता होगा। अष्टक का नियम क्या होता है? अष्टक का नियम कहता है कोई भी परमाणु हो, वो अपनी आखिरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। कोई भी परमाणु हो, जैसे देखो ये कार्बन है ना, कार्बन का चलो मैं बना देता हूं। सर कार्बन में पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे में कितने? 1 2 3 4। बेटा देखो, हर परमाणु चाहता है जो आखिरी वाली कक्षक है, ये देखो आखिरी वाली कक्षक ये है। ठीक है, आखिरी वाली कक्षक में उसके 8 इलेक्ट्रॉन रहे। सारे परमाणु ऐसा चाहते हैं। देखो यार, परमाणु लोग चाहते हैं कि अगर हमारी आखिरी कक्षक में, बेटा क्या, अगर आखिरी कक्षक में, ठीक है, आखिरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो परमाणु क्या बेटा? परमाणु स्थायी होता है। स्थायी का मतलब क्या होता है? अबे ऐसे समझो यार, जैसे हम लोग अभी स्थायी नहीं है, जैसे आप लोग अभी स्थायी नहीं है। अभी मैं तो मान लो हो चुका हूँ, आप लोगों की शादी विवाह हुआ नहीं है। जब तक शादी विवाह नहीं हुआ होता तो लौंडे इधर उधर परेशान रहते हैं। आज इस स्कूल के गेट के पीछे, वहाँ यहाँ हर जगह देखते रहते हैं कि कहीं भी जुगाड़ लग जाए, सेटिंग हो जाए। लेकिन शादी विवाह होने के बाद वो स्टेबल हो जाते हैं। तो ऐसा परमाणु के साथ भी होता है। अगर किसी परमाणु के आखिरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन है, किसी परमाणु के आखिरी कक्षक में बेटा क्या है, अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या माना जाता है बेटा?
सर वो स्टेबल माना जाता है, स्थाई माना जाता है। क्या माना जाता है? स्थाई माना जाता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब देखो बेटा, अब अगर यहाँ पर देखें तो मैं आपको एक बहुत खतरनाक चीज बताने वाला हूं, वैलेंसी। अब यहीं पे देखेंगे, ठीक है, संयोजकता। वैलेंसी क्या होती है बेटा? अगर आपसे कोई पूछे सर वैलेंसी क्या होती है, हमको बता सकते हैं क्या? तो बेटा देखो, इस परमाणु के आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 4 हैं। और ये चाहेगा कि हमारे पास कितने हो जाए? 8 हो जाए। सारे परमाणु चाहते हैं 8 हो जाए। तो 8 पूरा करने के लिए कितने की कमी है सर? 4 की कमी है। 4 तो है ही, तो 8 पूरा करने के लिए जितने की कमी है वही तो इसकी संयोजकता है। इसलिए कार्बन की संयोजकता कितनी आती है? 4 आती है। ऑक्सीजन में देखो, आखिरी में कितने हैं सर? 1 2 3 4 5 6। 8 होने के लिए कितने की जरूरत है सर? 2 की। इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है संयोजकता? सर इसकी संयोजकता 2 होती है। अरे बोलो यार, ठीक है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अगर आपको मजा आ रहा है, ठीक है, लग रहा है कि सर मेहनत कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, अब कल मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में और अपने सिलेबस की बात करते हैं, जो अपने सिलेबस में है, जो टॉपिक में दिया है। इतना बेसिक मैंने आपको पढ़ा दिया। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ाया। ठीक है, तो ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।